उसने शहीद होने से पहले एक गाना गाया है वहाँ एसपी ऑफिस के सामने, आप उसकी तस्वीर कभी देख भी हुए। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान। फ़ोन पर मुझे कॉल की तो ये रोने लगा, तो मैंने इसको बेइज्जती की। मैंने कहा क्यों रो रहे हो, क्या मसला है? तो इसने कहा ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। क्या हो? मैं बारामूला पहुंचा। बारामूला के मैंने पहली बार देखा कि बारामूला के लोगों को बाज़ार बंद करते, हड़ताल करते। मेरी भी 30 साल नौकरी मैंने बारामूला में की, लेकिन मैंने कभी बारामूला को इस तरह किसी शहादत, किसी शहीद के मरने पर कभी बंद होते नहीं देखा। हाँ, मिलिटेंट गुजरे, कहीं उनके बारे में वो हड़तालें करते रहते थे। उनको कॉल आती रहती थी गिलानी साहब की तरफ से, बंद करो 4 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन इस तरह से उन्होंने कभी बाजार बंद नहीं किया। लेकिन उस दिन बाजार बारामूला कभी बंद रहा। उड़ी का बाजार भी जो था बंद था। श्रीकाल, आदाब, नमस्ते। आप देख रहे हैं आवाज़ दिल, और आवाज़ दिल के एक और एपिसोड पे मैं आपके साथ हूँ। आपको पता है कि हम यहाँ पे कश्मीर की उन कहानियों को मैं आपके सामने लेकर आती हूँ जो शायद कहीं ना कहीं दफन होती हुई नज़र आती हैं। और अगर मैं कश्मीर की बात करूँ तो कश्मीर जाना जाता है कॉन्फ्लिक्ट रीजन के कारण, लेकिन इसी धरती पे, इसी मिट्टी में कुछ ऐसे भी वीर जवान पैदा हुए जिन्होंने ना सिर्फ कश्मीर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए भी लड़े। जी हाँ, मैं मुदस्सिर अहमद शेख की बात कर रही हूँ, जिनको हम बिंदास के नाम से भी जानते हैं। बारामूला की बात करूँ तो बारामूला में बिंदास चौक उनके ही नाम से पड़ी है। तो आज मेरे साथ उनके फादर साहब हैं बात करने के लिए, क्योंकि अगर मैं इनके फादर की बात करूँ तो ऑफ कैमरा भी हमने इनसे काफ़ी बार मुलाकात की है, बात की है। तो इनके चेहरे पे हमेशा आज भी वो जज्बा दिखता है और लगता है कि हाँ, फिर समझ आता है कि मुदस्सिर जैसे वीर जवान कहाँ से आते हैं। पहले तो आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आप इस कन्वर्सेशन में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पता है बहुत सा दिल भारी होता है ऐसी कन्वर्सेशन करने के लिए, लेकिन ऐसी कहानियाँ भी जो है हमें आगे तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले तो वापस मैं आपका शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू। तो अगर मैं मुदस्सिर जी की बात करूँ, जिनको हम बिंदास के नाम से जानते हैं, तो आप उनके पिता रहे हैं। तो अगर मैं उनकी पर्सनैलिटी की बात करूं तो आपके नज़रिए से उनकी जो पर्सनैलिटी थी, उस नाम के पीछे वो जो बिंदास है, नाम के पीछे असली कहानी क्या थी? मैं आपकी ज़ुबानी जाननी चाहूँगी। मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करूं कि पर्सनालिटी उसकी जो थी वो स्टार्टिंग से ही थी। जब मैंने उस बच्चे को स्कूल डाला तो स्कूल के टाइम से ही उसकी पर्सनालिटी थी, और बच्चा जो था वो काफ़ी काबिल भी था और होशियार भी था, क्योंकि उस बच्चे ने स्टार्टिंग में जो पढ़ा वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ा था। अच्छा। तो इसलिए वो जो है ज़्यादातर वो बच्चा जो है टैलेंट ज़्यादा था, और ख़ास करके बचपन से ही उसको हर एक इंसान से मोहब्बत, प्यार, ये चीज़ें उसमें ज़बरदस्त थी। अगर उसके पास समझ लो कि 10 रुपये अगर होते थे, तो अगर उसके दोस्त यार 4 होते थे, 3 होते थे, 2 होते थे, तो वो उनमें भी बांट करके वो खाते थे। उसमें ये बचपन से ही ये चीज़ रही। तो उसके बाद में जब उसने मैट्रिक की, फिर पीयूसी भी की उसने, तो फिर टीडीसी की। तो उसके बाद में फिर उसके दिल में शौक पड़ा कि नहीं जी मुझे नौकरी करनी है। अच्छा। तो फिर वो मैंने उसको बुलेट बैंक में श्रीनगर में उसको अपॉइंटमेंट उसको मिली। ओके। तकरीबन वो 2 साल वहाँ उसने नौकरी की, गाड़ी चलाता था एज ए ड्राइवर। तो उस वक्त उसको 6,000 रुपया तनख्वाह देते थे। अगर वो और 2-4 साल नौकरी करता मुमकिन वो परमानेंट भी हो जाता। तो लेकिन जो चीज़ मुकद्दर में इंसान को नहीं होती है, चीज़ वही है कि जिसकी मुकद्दर में जो चीज़ लिखी है वो उसको पहुंचती है। बिल्कुल।
तो इस बच्चे ने 2 साल के बाद में मुझे कहा कि मैं यहाँ नौकरी नहीं करूँगा, अच्छा। क्योंकि ये तनख्वाह काफ़ी लेट मिलती है, 2-2 महीने के बाद तनख्वाह मिलती है। हाँ। तो मैं कभी उसको तनख्वाह तक नहीं छोड़ता था, क्योंकि मैं खुद इन सर्विस था। तो महीने में मैं उसको 2-3 हज़ार रुपया अपने खर्चे के लिए दे देता था कि चलो बेटा आपको जब तनख्वाह मिलेगी कोई बात नहीं है। तो मैं कभी उससे वो तनख्वाह के पैसे लेता भी नहीं था। मैं सोचता था कि चलो बच्चा अगर अपना स्टैंड ले ले, अपने घुटनों में खड़ा हो जाए, इस समाज में चलने के काबिल हो जाए, तो सबसे बड़ी चीज यही है। तो मेरी बदकिस्मती भी है, खुशकिस्मती भी मैं कहूँ कि उसके बाद में जब उसने छोड़ दी तो 2016 में मैं अक्टूबर रिटायर हुआ। तो उसने मुझे बहुत मजबूर किया, मैंने नहीं माना, और मेरे दिल की मर्जी भी नहीं थी उसको पुलिस में भर्ती के लिए। तो जब उसने नहीं माना, फिर उसने जब मम्मी को कहा, मम्मी अगर मुझे नहीं लगाओगे तो मैं घर से निकल जाऊंगा, फिर मैं घर ही नहीं आऊँगा। फिर जब मजबूर हुए, तो जब एसपी साहब को पता लगा, तो एसपी साहब ने बगैर मेरे पूछने के उसको एसपी ऑर्डर कर दिया। अच्छा। तो मुझे कहा, एसपी साहब ने कहा, मकसूद साहब आप एज ए लाइन्स अफसर रिटायर हो रहे हैं, आज के बाद में मेरा लाइन्स अफसर जो है ये आपका बेटा है। उसको जबरदस्त प्यार था उससे। तो फिर उसके बाद में जो भी हमारे पुलिस के अफसर आए, तो उनके साथ में उसका बहुत बड़ा अच्छा रवैया रहा, काफ़ी मेहनत भी रही। तो उसने काम भी जो है बड़ा अच्छे अच्छे काम भी किए। तो खास करके गरीबों की मदद वो जबरदस्त करता था। तो बचपन से ही, अगर मैं पर्सनालिटी की बात करूं, कि पहले से ही ऊपर वाला ऐसे बच्चों को शायद कुछ मकसद से भेजता है। तो आपकी बातें सुन के मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही मकसद से वो भी आए थे। तो अंकल जी, अगर मैं बात करूं हमारे कश्मीर की, बहुत सेंसिटिव एरिया है, और अगर मैं मुदस्सिर जी की बात करूं, ये पता हो के भी कि कश्मीर बहुत सेंसिटिव एरिया है, और उस टाइम पे था भी काफ़ी ज़्यादा। अब तो खैर हालात शायद बदलते हुए नज़र आते हैं, तो उस टाइम पे भी वो फ्रंट लाइन पे रहते थे। तो ये हिम्मत कहाँ से आती थी उनको? मैं आपको ये चीज़ कहूँ कि एक बार दीवान बाग में, यहाँ क्या कहते हैं, ये दीवान बाग गई, शराब का ठेका खोला गया था, वहाँ एक दुकान थी। तो एक दिन वहाँ ग्रेनेड थ्रू हुआ, और दूसरे दिन आदमी भी और वेपन रिकवर हो गया। ठीक। और इसी बच्चे ने किया उस वक्त भी। यानी कि इसको अपनी जान की परवाह नहीं थी। जब वो सुनता था किसी जगह पर कोई ऐसी चीज है या कहीं एनकाउंटर या कोई चीज है, वो कभी अपनी जान की परवाह नहीं करता था, हमेशा पहले देश। जबकि उसने शहीद होने से पहले एक गाना गाया है वहां एसपी ऑफिस के सामने, आप उसकी तस्वीर कभी देख भी होंगे, ए वतन तेरे लिए, जिएंगे भी तेरे लिए और मरेंगे भी तेरे लिए, ए वतन तेरे लिए। तो जैसे उसको ये पता था कि मुझे वतन के लिए ही शहीद होना है। और चलो शुक्र है अल्लाह का, मैं इस चीज को फख्र समझता हूँ बिल्कुल, कि जो जिस एनकाउंटर में वो शहीद हुआ, जिसमें 3 आदमी मारे गए, तो क्या पता उनका प्लान यात्रा का था। तो अगर वो यात्रा तक पहुंच जाते तो काफी नुकसान हो सकता था, यानी कि सैकड़ों की तादाद में नुकसान होता। चलो अगर उसने अपनी जान दे दी, लेकिन उन लोगों को बचाने वाला तो ऊपर वाला है, लेकिन बहाना इसका बना। तो इसने अपनी जान जो है दे दी, लेकिन और मरते वक्त भी उसने इस चीज की परवाह नहीं की कि मैं अकेला हूं, ये 3 हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं इस चीज पर बहुत बड़ा फख्र समझता हूं, है भी फख्र कि मेरा बच्चा जो है वतन के लिए, इधर के लोगों के लिए, इस कश्मीर की धरती के लिए अगर उसने अपनी जान दी, तो मैं इस चीज़ को बहुत बड़ा फख्र समझता हूँ। है भी फख्र ये एक्चुअली, क्योंकि वक्त गुजरता जाएगा, तारीखें बदलती जाएंगी, लेकिन उनका नाम जो है वो हमेशा याद रखा जाएगा, और तारीख रख भी रही है इसको याद। तो अगर मैं अंकल जी एंटी टेरर ऑपरेशंस की बात करूँ, मुदस्सिर जी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पहले से वाबस्ता होते थे, तो कभी जब घर आते थे, कभी कोई एक्सपीरियंस कुछ आपसे कभी शेयर किया था, सिचुएशन, एक्सपीरियंसेस, कुछ भी ऐसा? बेटा मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि उसकी ट्रांसफ़र हो गई, उसको अपने एक डीएसपी साहब ऑपरेशन के क्रीडी ले गए। अच्छा। तो मैंने जब 1-2 बार इससे फ़ोन पर पूछा कि आप कहाँ हो, तो इसने मुझे क्रीडी के लिए कहा। जब तीसरी बार मैंने इससे फ़ोन किया, इसने कहा मैं क्रीडी में हूँ। तो मैंने कहा आप क्रीडी में कंटिन्यू क्या कर रहे हो? तो कहा जी मैं क्रीडी में, डीएसपी साहब की ट्रांसफ़र हो गई है, इसको एसओजी इंचार्ज क्रीडी लगाया है, तो मैं इनके साथ ही आ गया हूँ। तो मैंने एसएसपी साहब से
रिक्वेस्ट की। मैंने कहा सर मैंने बच्चा आपके साथ छोड़ा था, गिरिडीह के लिए नहीं छोड़ा था। तो उसी वक्त एसएसपी साहब ने डीएसपी साहब से कॉल की कि इसको फटाफट गाड़ी दे दो और इसका बोरिया बिस्तरा लाइन में फटाफट मेरे पास पहुंचाओ। तो जब ये घर आया तो इसने मुझे कहा डैडी आपने बहुत गलत किया, अपनी सर्विस में आपने किसी से कभी फोन करवाया है? मैंने कहा मैंने कभी सर्विस में फोन किसी से नहीं करवाया है। तो कहा फिर मेरे लिए भी आपको फोन नहीं करना चाहिए था। चलो जो होता सो होता, साल बैठते, 6 महीने बैठते तो साल बैठते, लेकिन खुददारी उसमें बहुत थी। यानी कि ये एहसानमंदी वाली बात नहीं, मेरे लिए डैडी उसको फोन करो, मेरे लिए डैडी उसको बोलो, ये चीज उसमें नहीं थी। वो मुझे मना करता था कि बिल्कुल किसी को मेरे बारे में फोन नहीं करना है, और खास करके ऑपरेशन के बारे में वो कभी मुझे शेयर नहीं करता था कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो मुझसे राजी था। यही पहचान है। अगर मैं ऐसे शहीदों की बात करूं, ऐसे वीर जवानों की बात करूं, तो दिस इज़ द एक्चुअल रियलिटी ऑफ पुलिस फोर्सेस, आर्मी फोर्सेस। जितनी भी हम सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं, तो अपने घर वालों के साथ भी जो ये लोग हैं कभी कोई बात नहीं शेयर करते, और देश के लिए इतने निसार हो जाते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो अंकल जी मैं उस दिन जाना चाहूँगी, मैं चाहती हूँ कि उस दिन आप लेके जाओ जिस वक्त ये खबर आपको मिली कि मुदस्सिर जी शहीद हो गए। क्या वक्त था, क्या घड़ी थी, क्या सोच थी? तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे का टाइम था, और जबकि ये सुबह 6 के 7 बजे मुझे ये पूरा कंफर्म नहीं है ये शहीद हुआ, लेकिन मुझे किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया कि बच्चा शहीद हुआ। मैं उस वक्त भी कहीं निकल रहा था, किसी जगह कहीं जाना था, तो जब तक मुझे अपने इस छोटे बच्चे ने जो उसकी जगह लगा है, इसने फोन पर मुझे कॉल की तो ये रोने लगा। तो मैंने इसको बेइज्जती की, मैंने कहा क्यों रो रहे हो, क्या मसला है? तो इसने कहा कि मुदस्सिर भैया शहीद हो गया। बहुत मुश्किल होता है ऐसे सवालों के जवाब देने, क्योंकि कभी तो फिर मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है क्या हो। मैं बारामूला पहुंचा, और पहुंचकर बारामूला मैंने सुना कहा जी कि इस तरह से वो सीरियस हैं, तो कुछ बुलेट की जरूरत है उसको। तो मैंने कहा जितना भी लगता है तो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब तक उसकी बॉडी लाई, फिर उसके बाद में हमने उसको उठाया, वहां से अच्छे एजाज के साथ यहाँ पहुंचाया। तो हजारों की तादाद में लोग थे, जगह नहीं मिल रही थी। बारामूला के मैंने पहली बार देखा कि बारामूला के लोगों को बाजार बंद करते, हड़ताल करते। मेरी भी 30 साल नौकरी मैंने बारामूला में की, लेकिन मैंने कभी बारामूला को इस तरह किसी शहादत, किसी शहीद के मरने पर कभी बंद होते नहीं देखा। हाँ, मिलिटेंट गुजरे, कहीं उनके बारे में वो हड़तालें करते रहते थे, उनको कॉल आती रहती थी गिलानी साहब की तरफ से बंद करो 4 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन इस तरह से उन्होंने कभी बाजार बंद नहीं किया। लेकिन उस दिन बाजार बारामूला का भी बंद रहा। दिल से ही प्यार था और है। उड़ी का बाजार भी जो था बंद था। तमाम कॉलेज के बच्चे सड़क पर थे। क्योंकि उस दिन इसने पहले हफ्ता 10 दिन ये उड़ी में आया, तो तमाम कॉलेज के उन बच्चों को इसने आइसक्रीम खिलाई। अच्छा। जितने भी बच्चे थे तो सबको आइसक्रीम खिलाकर गया था। तो जब उन बच्चों ने भी सुना तो उनको भी बहुत बड़ा अफसोस हुआ। तो फिर उसके बाद हमारा जो जिस तरह रस्म रिवाज था, दफन हो गया बच्चा। फिर उसके बाद हमारे यहाँ गवर्नर साहब आए, हमारे डीसी साहब थे, साहिबा थी, एसएसपी साहब थे, डीआईजी, आईजी वगैरह, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हमारा। फिर उसके बाद हमारे मीसा साहब यहाँ आए, फिर उनके साथ फिर दोबारा गवर्नर साहब आए। फिर उसके बाद हमें दिल्ली में इन्होंने बुलाया 23 मार्च मई को।
9 मई को इन्होंने हमें दिल्ली में बुलाया, फिर उसके बाद ऐश्वर्या चक्कर मिला। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें हर वक्त हमें मदद मिलती रहती है, खबर मिलती रहती है, पूछताछ होती रहती है, पूछते हैं किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम, सिक्योरिटी वगैरह बाकी। और ख़ास करके हमारे जो आज मौके के एसएसपी साहब है, बहुत ही, मैं कहता हूँ जितनी उनकी तारीफ़ करें तो इतनी कम है। ऑनेस्ट और उसूल परस्त अफसर मैंने पहली बार देखे ऐसे। मैं फख्र समझता हूँ कि ऐसे ही अफसर हमें होने चाहिए। तो खैर फिर उसके बाद में जी फिर एक बच्चा हमारा जो है उसकी जगह पर लगा। और गवर्नर साहब ने उस वक्त मेरे साथ वादा किया, मेरी बच्ची उस वक्त अंडर ग्रेजुएशन थी, वो पढ़ रही थी, तो कहा गवर्नर साहब ने इसको आप ग्रेजुएशन करवा लो तो मैं इसका जवाब दे दूंगा। फिर उसके बाद हम एक बार गवर्नर साहब से मिले भी। कितने भी साल बीत जाएं, लेकिन वो जो माँ बाप का दर्द और जो घर वालों का दर्द है, शहीद हैं ज़रूर, फ़ख्र की बात है, लेकिन वो जो कमी है वो कोई भी कभी भी पूरा नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, एक बात है अंकल की, जब भी हम चौक में बिंदास नाम देखते हैं तो मन में एक अलग ही गर्व से महसूस होता है कि हमारी भी मिट्टी में एक ऐसे वीर जवान भी पैदा हुए हैं। तो अंकल जी, अगर मैं आखिर में आपसे कुछ जानना चाहूँ, हमारे कश्मीर के जो भी नौजवान हैं, हमारे देश के नौजवान, लेकिन ख़ास तौर पे कश्मीर के, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जैसे आपने अपने ही बच्चे का ये पूरी एक्सपीरियंस देखा ज़िंदगी का। कश्मीर के नौजवानों को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कश्मीर के लोग नौजवानों में भी इसी तरह, जिस तरह मेरे इस बच्चे में जज्बा था, उनमें भी जज्बा होना चाहिए। क्योंकि ये देश जो है, इस देश की धरती जो है, ये धरती हमारी माँ है। इसी धरती से हमने जन्म लिया है, तो इसी धरती के लिए हमने जीना भी है और इसी धरती के लिए हमने मरना भी है। अपने देश के लिए मेहनत करें। हर एक चीज़ इस वक्त जो है सरदार गवर्नमेंट ने रखी हुई है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस वक्त इन हमारे नौजवानों के लिए बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें रखी हुई हैं। अगर हमारे बच्चे चाहें तो उन स्कीमों का बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम बच्चों को भी कहते हैं कि अपने देश के लिए जिस तरह हमारे बच्चे ने कुर्बानी दी, हमारा बच्चा अपने देश के लिए लड़ा, तो इसी तरह उन बच्चों को भी अपने देश का जज्बा होना चाहिए और अपने देश के लिए वो हर वक्त तैयार रहना चाहिए।